देवी एपिसोड 3। कैलाश परेशान हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतने वसी पैमाने पर गड़बड़ होगी और मामला काबू से बाहर हो जाएगा। कोई उसकी बात सुनने पर तैयार नहीं था। वो फूलन को साथ लेकर खेतों की तरफ निकल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। वो रात उन्होंने खेत में गुजारी। सुबह कैलाश ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रिश्तेदार इतने संगदिल निकलेंगे। मेरा ख्याल था कि थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कुछ नाराज़गी होगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ सो अच्छा हुआ, फूलन ने लापरवाही से कहा। कम से कम गांव वालों को पता तो चल गया कि मैं तेरी जोरू हूं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हम मेहनत मजदूरी करेंगे और पैसे जोड़कर अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। कैलाश, जो घर वालों के सलूक से सख्त दिल बर्दाश्ता था, बोला, फूलन तू अपने घर चली जा, मैं अपने घर चला जाता हूं। घर बनाने वाली बातें भूल जा, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। ये सुनते ही फूलन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कैलाश का गिरेबान पकड़ती हुई बोली, आइंदा ऐसी बात मुंह से ना निकालना, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। मैं तेरी जोरू हूं और अब हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। कैलाश फूलन के तेवर देखकर खौफजदा हो गया। उसने कभी किसी इंसान को ऐसे गैज़ो गज़ब के आलम में नहीं देखा था। फूलन के तासुरात जाहिर करते थे कि वो अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना सकती थी। मेरा मतलब ये नहीं है, कैलाश ने जल्दी से कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमें आइंदा के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। घर बनाने के लिए पैसे जोड़ने होंगे। क्या बहकी बहकी बातें करो हो, फूलन ने कहा। मैं भी तो यही कहूं कि हम पैसे जोड़ के अपना घर बनाएंगे। यही बात है, बिल्कुल यही बात है, परंतु हम जंगल में रहकर तो नहीं पैसे कमा सकते। तू कुछ अरसे के लिए अपने घर चली जा। इस दौरान मैं अपने घर वालों का गुस्सा भी ठंडा कर लूंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धोखा तो नहीं करोगे मेरे साथ? तेरे सर की सौगंध, धोखा नहीं करूंगा। बिलाखिर फूलन ने उसकी बात मान ली और गुराहा पूर्वा जाने के लिए तैयार हो गई। मायादीन ने जब ये देखा कि फूलन वापस आ गई है तो वो गुस्से में दीवाना हो गया। उसने एक बार फिर फूलन के खिलाफ मंसूबाबंदी शुरू कर दी। इस मर्तबा वो कोई ऐसी तदबीर करना चाहता था जिसमें कोई खामी ना हो। इस सिलसिले में उसने सुखचंद को भी अपना राजदां बना लिया। एक सुबह वो दोनों थाने पहुंचे और थानेदार को रिश्वत देकर फूलन देवी के खिलाफ चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। थानेदार नाम और पता नोट करने के बाद मानी खेज अंदाज में सर हिलाने लगा। जनवरी 1979 की एक सुबह एक जीप देवदीन के घर के सामने रुकी और 3 पुलिस वाले बाहर आए। उनमें से एक ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बच्चे ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और पुलिस को देखकर जल्दी से अंदर भाग गया। मूला, जो घर के काम में मसरूफ थी, पुलिस का नाम सुनकर घबराई हुई दरवाजे पर पहुंची। फूलन देवी उसके पीछे पीछे गई। यहां कोई फूलन देवी रहती है? एक पुलिस अफसर ने पूछा। फूलन खुद ही सामने आ गई, बोली, मैं हूं जी फूलन देवी। पुलिस अफसर सर से पैर तक फूलन का जायजा लेता हुआ बोला, देखने में तो बड़ी भोली लगती है। क्यों री छोकरी, तू चोरियां भी करती है? फूलन सहम कर बोली, नहीं जी, मैंने कभी चोरी नहीं की। माल किधर है? फूलन इस सवाल से परेशान हो गई, बोली, कौन सा माल जी, मैं तो कुछ न जानूं।
मैं उस माल की बात कर रहा हूं जो तुमने अपने ताया गोरदयाल के घर से चोरी किया है। मूला का कलेजा थक से रह गया। बोली, हाय राम, जाने ये भाई गोरदयाल मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया है। पुलिस अफसर ने कहा, हमें यह भी मालूम हुआ है कि तेरा डाकुओं से भी मेल मिलाप है और तेरे इशारे पर उन्होंने गोरदयाल के घर में चोरी की है। ना जी, मैं किसी डाकू को ना जानू हूं, फूलन ने गिड़गिड़ा कर कहा। ताया गोरदयाल झूठ बोले है। ज्यादा शोर मत मचा छोरी, पुलिस अफसर ने कहा। हम तुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तेरे खिलाफ चोरी का पर्चा कट चुका है। अब कचहरी में अपनी सफाई पेश करना। दूसरे दो पुलिस वालों ने फूलन को दोनों बाजुओं से पकड़ा और खींचते हुए जीप के अंदर ले गए। आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो सब दहशतज़दा निगाहों से फूलन की बेबसी का तमाशा देखते रहे। फूलन की चीखों के दरमियान जीप स्टार्ट हुई और गर्द उड़ाती हुई नजरों से ओझल हो गई। कल्पी पुलिस स्टेशन पहुंचकर फूलन देवी को हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में 3 डाकू बंद थे। इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि एक 15-16 साल लड़की को डाकुओं के साथ एक ही हवालात में बंद करना मुनासिब नहीं था। सहमी हुई खौफजदा फूलन एक कोने में सुकड़ कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने हवालात का दरवाज़ा खोला और फूलन से मुखातिब होकर बोला, चल मेरे साथ, तेरा बयान लेना है। फूलन खामोशी से उठी और सिपाही के साथ चल पड़ी। सिपाही ने हवालात के दरवाजे को ताला लगाया और फूलन को एक अलग कमरे में ले गया। वहां एक अफसर ने फूलन का चार्ज संभाल लिया। उसने फूलन का जायजा लिया और बोला, अच्छा तो ये है फूलन देवी, तेरे खिलाफ मायादीन ने चोरी का पर्चा कटवाया है, क्या लगता है वो तेरा। फूलन ने सहमी नजरों से कमरे का जायजा लिया और बोली, ताया का बेटा है जी, पर जी मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूं, मायादीन मेरा दुश्मन हो गया है। पुलिस अफसर मुस्कुराया। शुरू शुरू में सब यही कहते हैं, धीरे धीरे रास्ता पर आ जाते हैं। ये तो बता मायादीन तेरा दुश्मन क्यों हो गया है। वो तो मैं भी ना जानूं, मुझको जायदाद का चक्कर लगे है। उसके बाप ने मेरे बाप की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हमने 2 दफा पंचायत बुलाई थी, एक दफा मेरे बाप ने और एक दफा मैंने। ये बात मायादीन को अच्छी नहीं लगी। तुझे कैसे पता चला कि ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। हवालदार जी, ऐसी बात तो किसी को भी अच्छी ना लगे है। फूलन ने कहा, जमीन कौन हाथ से छोड़े है। पुलिस अफसर सर हिलाता हुआ बोला, हूं, उन्होंने तुम्हारे बाप की जायदाद हथिया ली और तुमने बदले में उनके घर से जेवरात और नकदी चुरा ली। कहां छुपा रखा है माल। मैंने चोरी नहीं की जी। तो क्या तेरे बाप ने चोरी की है। हमारे घर में कोई चोर नहीं है जी। पुलिस अफसर ने फूलन के बाल पकड़ लिए, बोला, सीधे रास्ते पर आ जा छोकरी, ये थाना है, थाना। यहां बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। अरे तू तो कल की छोकरी है, एक झटका भी नहीं सह सकेगी, खुद ही बता दे सब कुछ। फूलन ने जोर से चीख मारी और बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पुलिस अफसर ने जोर से कहका लगाया, बोला, बड़ा दम है तेरे अंदर, बाल छुड़ा सकती है मेरे हाथ से। ये हाथ नहीं, लोहे का शिकंजा है, लगा जोर, मैं भी देखूं तू कितने पानी में है। छोड़ मेरे बाल, फूलन चीखने लगी। छोड़ दे, मैं चोर नहीं हूं, मैंने किसी का माल नहीं चुराया, मुझे छोड़ दे। पुलिस अफसर ने उसका मुंह अपने मुंह के सामने किया
और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, अभी मैंने सिर्फ बाल ही पकड़े हैं, ये तो हमारी प्यार की अदा है, अभी से चीखना शुरू कर दिया। जोर लगाने की वजह से फूलन की आंखों में पानी उतर आया, लेकिन वो अपने बाल नहीं छुड़ा सकी। तब उसने कश्मकश तर्क कर दी। पुलिस अफसर ने उसके बाल छोड़ दिए और बोला, अब ठीक है, यहां किसी का हाथ रोकने की कोशिश करेगी तो ज्यादा तकलीफ उठाएगी, समझी? सुखचंद को जानती हो? फूलन दोनों हाथों से सर दबाती हुई बोली, कौन सा सुखचंद? बड़ी जल्दी भूल गई हो सुखचंद को? अरे वही सुखचंद जिसे तूने खेतों में रोक लिया था। मैंने नहीं रोका, उस कुत्ते ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ था? होता क्या, उसने बुरी नीयत से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने सूरत हराम के मुंह पर थूका और घर को भागी। वो मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़कर मारने लगा। तूने रपट नहीं लिखवाई? गरीबों को कौन पूछे है जी? क्या नाम है तेरे पति का? वो तेरी जमानत करवाने क्यों नहीं आया? कैलाश नाम है जी उसका, दूसरे गांव में रहवे है। ये तूने पहले वाले का नाम बताया है या दूसरे का? फूलन हिचकिचाई, फिर उसने बता देना ही मुनासिब समझा। पहले वाले का नाम पतिलाल था जी, उसने मुझे छोड़ दिया था। तवील पूछगछ के बाद फूलन को दोबारा हवालात में बंद कर दिया गया। वहां डाकुओं ने सवालात शुरू कर दिए, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और एक कोने में बैठकर रोने लगी। रात के खाने के बाद एक सिपाही दोबारा उसे पूछगछ के लिए ले गया। इस मर्तबा वहां दूसरा पुलिस अफसर था। उसने फूलन का बाजू पकड़कर झटका दिया। तूने चोरी डकैती का धंधा कब से शुरू किया है? फूलन हाथ जोड़ती हुई बोली, मैंने चोरी नहीं की जी, मुझे दुश्मनी में पकड़वाया गया है। पुलिस अफसर उसके मुंह पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, प्यार से सब कुछ बता दे, माल किधर छुपा रखा है तूने? मैं बेगुनाह हूं जी। तेरे साथियों का नाम क्या है? कौन से साथी महाराज? पुलिस अफसर ने फूलन का बाजू मरोड़कर कमर के साथ लगा दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहती हुई पुलिस अफसर के साथ लग गई। तेरे साथी जो वारदात में तेरे साथ थे। मैंने कोई वारदात नहीं की जी, मैंने किसी का माल नहीं चुराया। पुलिस अफसर मुस्कुराया और फूलन का दूसरा बाजू भी मरोड़कर उसकी पुश्त से लगा दिया। फूलन को दर्द की शिद्दत कम करने के लिए पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। कभी मुर्गी देखी है तूने? पुलिस अफसर ने पूछा। देखी है जी। जरा बन के तो दिखाओ। फूलन के चेहरे पर हैरत उभर आई, बोली, मैं समझी नहीं जी। पुलिस अफसर ने उसके बाजू छोड़ दिए और गर्दन में हाथ डालकर उसके सर को दबाता चला गया, यहां तक कि फूलन का सर जमीन के साथ लग गया। मुर्गी बन के दिखा, मुर्गी। फूलन ने पसो पेश की तो पुलिस अफसर ने उसके साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया जिसके बयान की तहजीब इजाजत नहीं देती। लम्हा भर के बाद रात के सन्नाटे में फूलन के मुंह से निकलने वाली गालियां और चीखें गूंजने लगीं। थाने की इमारत के अंदर इस किस्म की चीखें रोजमर्रा का मामूल थीं। फूलन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर तरह हाथ पैर चलाए, शोर मचाया, वास्ते दिए, लेकिन भेड़ियों पर कुछ असर ना हुआ। वो उसकी मुज़ाहमत और चीखों से महजूज होते रहे और रात की तारीकी उनके चेहरों को और ज्यादा भयानक बनाती रही। फूलन को कुछ याद नहीं रहा कि रात के किस हिस्सा में उसे दोबारा हवालात की कोठरी में फेंक दिया गया। उसके हवास मुअत्तल हो चुके थे।
और अंग अंग से टीसें उठ रही थीं। वो एक कोने में बैठकर सोचने लगी कि क्या यही वो लोग हैं, कानून की सरबुलंदी का काम जिनके सुपुर्द किया गया है? क्या यही लोग मुआशरे को सुधारने वाले और मुजरिमों को गिरफ्त में लाने वाले हैं? हवालात में मौजूद तीनों डाकू फूलन की चीखें सुन चुके थे। जब फूलन को दोबारा हवालात में लाया गया तो वो चुप लेटे रहे। उस वक्त फूलन के साथ हमदर्दी का इजहार भी नहीं कर सकते थे। ऐसे मौका पर इजहार हमदर्दी भी निश्तर बन जाता है। दूसरी रात भी थाने के दरो दीवार ने फूलन की चीखें और सिपाहियों के कहकहे सुने। रात की तारीकी में उसके जख्म एक बार फिर जल उठे। उन जख्मों की चमक में उसने कुछ नए चेहरे भी देखे। वो बेबस और मजबूर थी। वक्त के बेरहम हाथों को अपने जख्मों को कुरीदने से नहीं रोक सकती थी। तीसरी सुबह जब उसे अदालत में पेश करने के लिए हवालात से निकाला गया तो वो ऊँग रही थी। 2 रातों तक जागने और निशाना सितम बनने के बाद उसके हवास मुख्तल हो चुके थे। उसे अपने गिरदोपेश की हर शय नई और अजीब लग रही थी। पुलिस उसे एक करीबी शहर ओराया ले गई और वहां अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल करने की कोशिश की। यानी पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करने के लिए वक्त दरकार था। अदालत में फूलन की तरफ से ना कोई वकील पेश हुआ और ना ही कोई गवाह। मजिस्ट्रेट ने पुलिस का बयान सुनने के बाद फूलन देवी को अदालती रिमांड पर ओराया की जेल भेज दिया। जेल के अमले ने भी फूलन के साथ वही सलूक किया जो पुलिस कर चुकी थी, बेईमाना और शर्मनाक सलूक। रो रो कर उसके आंसू भी खुश्क हो गए। एहतजाज के तौर पर उसने जेल के अंदर मरण व्रत रख लिया, यानी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उसके एहतजाज की कोई परवाह नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त वो एक गुमनाम और बेबस फूलन देवी थी। उसके साथ वाली कोठरी में रहने वाले कैदी भी उसका नाम नहीं जानते थे। जेल के अंदर उसे एक ऐसी शराबे मुफ्त समझ लिया गया जिसे हर शख्स पी सकता था। ना सिर्फ जेल का अमला बल्कि नंबरदार किस्म के कैदी भी। उसे हर किस्म के गंदे हाथों ने खिलौना बनाया। अगर वो एहतजाज करती तो उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता। चंद रोज बाद फूलन के बाप देवदीन की गैरत भी जाग गई और वो बेटी की जमानत के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। नरीमान नामी गांव में 2 साहिब हैसियत ठाकुर रहते थे। उनमें से एक का नाम नारायण सिंह और दूसरे का नाम जे करण सिंह था। देवदीन कुछ अरसा इन ठाकुरों के पास मुलाजमत करता रहा था। हर तरफ से मायूस होने के बाद देवदीन उनके पास पहुंचा और फूलन देवी की रिहाई के लिए उन्हें अपना असर और सूख इस्तेमाल करने के लिए कहा। नारायण सिंह ने पूछा, असल मामला क्या है? बात सिर्फ इतनी है जी कि मेरा भाई हमारा दुश्मन हो गया है। उसके बेटे मायादीन ने फूलन के खिलाफ चोरी की झूठी रपट लिखवा दी है। तुझे क्या पता कि रपट झूठी है या सच्ची? नारायण सिंह ने कहा, हो सकता है तेरी लड़की डाकुओं के साथ मिली हुई हो। वादिये चंबल के देहातों का कोई घर ऐसा नहीं है जिसका किसी न किसी रंग में डाकुओं से वास्ता ना हो। बाज घरों के नौजवान किसी छोटे मोटे जुर्म में मुलव्विस होने की वजह से वादी में रुपोश हो जाते हैं और आदि मुजरमों के साथ मिलकर डाकू बन जाते हैं। बाजों को डाकुओं की तरफ से मदद मिलती है और वो उनके लिए मुखबरी करते हैं। बाज डाकुओं के सितम का निशाना बनते हैं और इंतकाम लेने के लिए दूसरे गिरोह से मदद तलब करते हैं। देवदीन हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानू हूं महाराज। जबान की तेज जरूर है पर चोर नहीं है। जे करण बोला, तू अपने भाई से मिलकर तस्फिया क्यों नहीं कर लेता? उसके पैर पकड़ ले जाके। मैं बात कर चुका हूं जी। उसका बेटा मायादीन ना माने है। वो फूलन का दुश्मन हो गया है, कोई बात ना सुने है। आपको भगवान ने बड़ी इज्जत दी है, आप ही कुछ करें जी।
नारायण सिंह गुस्से से बोला, कोई और दरवाज़ा देख देवदीन, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। देवदीन उस वक्त तो चला गया, लेकिन दूसरे दिन फिर उस दरवाजे पर आन मौजूद हुआ। कई दिन की मिन्नत समाजत के बाद वो ठाकर बरादरान की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गया। देवदीन, जे करण सिंह ने कहा, इस काम में तो बहुत पैसा खर्च होगा, वो कौन देगा? तुम्हें तो पता ही है कि पुलिस वाले नोट पहले वसूल करते हैं और बात बाद में करते हैं। देवदीन उसके पैर छूता हुआ बोला, आपकी पाई पाई चुका दूंगा महाराज, नहीं तो फूलन आपके घर में काम काज कर दिया करेगी, आप कोई चिंता ना करें। तेरी बेटी की उम्र कितनी है? यही कोई 17-18 बरस की होगी जी। ठाकर बरादरान ने पुरख्याल नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। सिर्फ 17-18 बरस? नारायण सिंह ने कहा, और इस उम्र में ये लक्षण है उसके? आदमी क्या करता है उसका? कुछ न पूछो महाराज, ये छोकरी सारे कुंबे के लिए मुसीबत बनी हुई है। अपने आदमी को छोड़कर भाग आई थी, उसने दूसरी औरत कर ली। यहां पर मायादीन उसका दुश्मन हो गया, पंचायत ने उसे त्यूगा भेज दिया। वहां भी उसने गुल खिलाए और चोरी छुपे एक आदमी के साथ शादी कर ली। वो बीवी बच्चों वाला था। उसके घर वालों ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। नारायण सिंह सर हिलाता हुआ बोला, अच्छा, तेरी छोकरी के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। देवदीन उन्हें दुआ देता हुआ रुखसत हो गया। ठाकर बरादरान ने एक वकील के जरिए फूलन की जमानत करवाई और जेल से रिहा करवा के उसे अपने गांव ले गए। फूलन देवी के 3 हफ्ते जेल में गुजरे थे। वो निहायत दिल शिकस्ता, उदास और चुप चुप थी। ताहम उसकी आंखों में ठाकर बरादरान के लिए तशक्कुर के जज्बात थे। लेकिन ठाकर बरादरान की आंखें कह रही थीं, मुस्कुरा देने से कब चलते हैं काम, बंदा परवर मेहरबानी और है। वो फूलन को एक खाली मकान में ले गए और अपनी मेहरबानी का मुआवजा वसूल करने की कोशिश करने लगे। फूलन ने राह फरार की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन सब दरवाजे बंद थे। सिंह बरादरान ने कहका लगाया और खुमार आलूद नज़रों से फूलन को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़े। अब उनके दिली इरादे खुलकर सामने आ गए थे। फूलन ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। वो हिस्टेरियाई अंदाज में चीखने लगी। उन चीखों के जवाब में सिख बरादरान ने लातों और घूंसों से उसकी मुरम्मत शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर फूलन की कुव्वत मुज़ाहमत दम तोड़ गई। वो घूंसों और लातों की ताब ना लाते हुए फर्श पर ढेर हो गई। उसका चेहरा चोटों की वजह से सूज गया था और कई जगहों से जिल्द फट गई थी। वो दहशतज़दा नज़रों से दोनों भाइयों को देखने लगी। अरे छोरी, हम तो तेरे ज़मानती हैं, तेरे सजन हैं, तुझे जेल से छुड़ा कर लाए हैं, तेरे अपने हैं। ये शर्माना ले जाना छोड़ मूर्ख। 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद भी शर्माती है। जब दिन का उजाला फैला तो दोनों ठाकर फूलन को इस खाली मकान के अंदर बंद करके रुखसत हो गए। फूलन दोपहर तक ख्वाब और बेख्वाबी की कैफियत में वहां पड़ी रही। उसकी चोटों से टीसें उठती रहीं। उसने उस खाने को हाथ नहीं लगाया जो ठाकर वहां छोड़ गए थे। जब दिन ढलने लगा तो उसकी परेशानी बढ़ी। उसे मालूम था कि सिंह बरादरान रात होते ही वहां पहुंच जाएंगे। ये सोचकर वो उठी और कैद खाने से निकलने की कोई राह तलाश करने लगी, और ये राह उसे थोड़ी सी कोशिश के बाद मिल ही गई। ठाकरों ने ज़्यादा मजबूत इंतज़ाम नहीं किया था। उनका ख्याल था कि वो बेसहारा और कमज़ोर लड़की कहीं नहीं जा सकती थी। फूलन इस कैद खाने से निकली तो उसकी परेशानी पहले से बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। बाप का घर उसे मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर महसूस हुआ।
ठाकर उसे दोबारा वापस ले जा सकते थे। अगर वो मुज़ाहमत करती तो वो उसकी ज़मानत मनसूख कर देते और उसे दोबारा जेल जाना पड़ता। यहाँ 2 भेड़िए थे और वहाँ कई भेड़िए थे। उसके कदम रुक रुक जाते थे। कई बार उसके जी में आया कि वापस उसी कफस में चली जाए जिससे निकलकर भागी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने तियुगा नामी गांव का रुख कर लिया। हालांकि वो एक बार पहले वहां से निकाली जा चुकी थी। उसके दिल में उम्मीद की एक मुहिम सी किरण रोशन थी। शायद कैलाश के घर वालों को उस पर रहम आ जाए। जब वो कैलाश के दरवाजे पर पहुंची, भूख, थकन और बेख्वाबी की वजह से निढाल हो चुकी थी और उसका बदन बुखार में फटक रहा था। कैलाश की बीवी और उसके रिश्तेदारों ने जब उसे देखा तो शोर मचा दिया। वो उसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थे।